वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसा कि पहले दिन ही लाइट चैप्टर में प्रकाश अध्याय में हमने बताया था प्रकाश के गुण में कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। यानी अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलती है तो एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब कभी प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो सीधी रेखा में नहीं होती है, बल्कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यही प्रक्रिया जो होती है प्रकाश का अपवर्तन कही जाती है। यानी एक माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश चल रही होती है, आगे बढ़ते हुए यदि वह किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस दिशा में वो जाती है उस दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर जैसे वो प्रकाश स्रोत है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस तरह से चल रही और इस MN तल के ऊपर माध्यम वायु है और इस तल के नीचे माध्यम जो है वो कांच है। तो जब तक ये प्रकाश की किरण इस तल के ऊपर वायु माध्यम में थी तब तक ये एक सीधी रेखा में चली। जहां इसके नीचे दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण चल रही है तो वो इस दिशा में जाने के बजाय हल्का सा बेंड होकर के अपने मार्ग को परिवर्तित करके इस दिशा में जाने लगी है। यानी कहा जाए तो O से चलने वाली प्रकाश की किरण वायु माध्यम में OA तक सीधी रेखा में चलती है। जब वह दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो A B डैश की दिशा में सीधे न जाकर के AB दिशा में मुड़ जाती है। यही प्रकाश की क्रिया क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। ये हो गया वायु से कांच में जब प्रकाश की किरण चल रही है तो इस तरह से चल रही है। और दूसरा, जब हम कांच से, ये हमारा माध्यम कांच है और इस तल के नीचे माध्यम जो है वो वायु है। तो यहां पर भी प्रकाश की किरण इस एक कांच माध्यम में O से चल कर A तक सीधी रेखा में चलती है और जब दूसरे माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो A से B की तरफ, तो A से B डैश की तरफ सीधे न जाकर के बेंड हो जाती है, अपने मार्ग को बदल देती है और चली जाती है A से B की ओर। तो O से A तक एक माध्यम में चली और A से B डैश तक जाने के बजाय माध्यम जब बदल जाता है तो A से B की ओर चल जाती है। यानी अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई। अब इसको हम देखें तो प्रकाश वायु में O से A तक चलती है, फिर यदि माध्यम बदलता है तो A से B' की दिशा में न जा करके अपने पथ से विचलित होकर के A से B की दिशा में चली जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर देखें तो प्रकाश पहले कांच में एक स्ट्रेट लाइन में O से A की ओर चलती है, और जब माध्यम बदलता है, वायु हो जाता है, तो वो A से B' की दिशा में न जा करके विचलित होकर के A से B की दिशा में जाती है। यहाँ पर प्रकाश का विचलन A B' से AB की ओर हो जाता है, और यहाँ पर भी प्रकाश का विचलन A B' से AB की ओर हो जाता है। यानी दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का विचलन होता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तब भी, और जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करती है तब भी। दोनों ही स्थितियों में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब अब यहाँ पर दो स्थितियां दिखाई गई। पहली स्थिति में वायु से प्रकाश कांच में प्रवेश कर रहा है, दूसरी स्थिति में कांच से प्रकाश वायु में प्रवेश कर रहा है। तो पहली स्थिति में क्या होती है, आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण O A इस बिंदु A पर आपतित होती है, और अगर A पर हमें अभिलंब खींच दें, इस तल पर एक लंब खींच दें, तो इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो अब जब प्रकाश की किरण इस वायु माध्यम से कांच में प्रवेश करती है, तो ये जो हमने अभिलंब खींचा है, इस अभिलंब की ओर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? झुक जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में चल रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और ये अभिलंब जो है, अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर चली जा रही है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में चल रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? अभिलंब की ओर झुक जा रही है। और जब प्रकाश कांच से वायु में चल रही है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर चली जा रही है। और यहाँ पर कांच और वायु का मतलब होता है कि वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। यहाँ पर कांच सघन माध्यम है, वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो एक तरह से आप माध्यम को लिख सकते हैं, ये विरल माध्यम, और इसको लिख सकते हैं सघन माध्यम। तो अब इससे क्या बन के आता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। और यहाँ पर आप लिखेंगे सघन माध्यम, और यहाँ पर लिखेंगे विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर
झुक जाती है। झुक जाती है। इसके विपरीत, इसके विपरीत इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर वायु विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो यही हमने लिखा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हमारा हो गया प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित तथ्य। आगे हम इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, तो वहां पर एक आपतित किरण थी और दूसरी परावर्तित किरण थी। लेकिन यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये अपवर्तन के पश्चात जो किरण मिली हमको वो अपवर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण और ये क्या होगी, अपवर्तित किरण। यहाँ पर भी ये पहले माध्यम से जो चली हुई प्रकाश की किरण है वो आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन के पश्चात जो प्राप्त हुई किरण है वो अपवर्तित किरण है। तो अगर इसको देखें तो किरण ओ ए क्या हो जाएगी, आपतित किरण। आपतित किरण और किरण ओ भी कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको जैसे हम परावर्तन कैसे पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर आपतन कोण कहते हैं। तो यहां से आपतित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण आई क्या हो जाता है, आपतन कोण। आपतन कोण और अपवर्तित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण कौन सा, आर इक्वल हो जाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो ये आई जो है आपतित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये आर जो है अपवर्तित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण है, जिसको हम आर से लिखते हैं, और वो हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण। और ये अविलंब को आप देख ही रहे हैं कि इस विभाजक तल पर आपतन बिंदु से जो लंब डाला जाता है वही क्या हो जाता है, अविलंब हो जाता है। तो हमने देखा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो
जिस मार्ग पर वो जाती है स्ट्रेट लाइन में, उस मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और हमने देखा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो इस अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। ये हमने देखा। और यहाँ पर देखा कि अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण आई है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो आर है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। और साथ में अपतन बिंदु पर जो विभाजक तल पर लंब खींचा जाता है उसको हम अविलंब कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ तथ्य है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण और ये अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, अगर आपतित किरण को हम इसी तल पर खींच रहे हैं तो अविलंब भी इसी तल पर होगा और अपवर्तित किरण भी इसी तल पर होगा। या कह लें कि बोर्ड के तल पर ही आपतित किरण यदि है तो अपवर्तित किरण भी बोर्ड के तल पर होगा और अविलंब भी बोर्ड के तल पर होगा। तो पहला नियम होता है कि अपवर्तन के संदर्भ में आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है अत्यंत चर्चित नियम है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो लिखेंगे एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण केजिया साइन तथा अपवर्तन कोण केजिया का अनुपात नियत होता है। अर्थात साइन ऑफ आई आपतन कोण का ज्या बटा साइन ऑफ आर अपवर्तन कोण का ज्या बराबर नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम एन से लिखते हैं, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये एन एक भौतिक राशि होती है जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ एन जो है, एन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है?
माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब ये माध्यम का अपवर्तनांक n अलग अलग प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। आप लिखें कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान तथा आपतन कोण के ज्या तथा आप लिखे हैं कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। वो होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, या इसी को हम लिखते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। यहाँ पर एन जो होता है वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और इस एन का मान जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, या एन निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एन बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा होता है n का मान। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर n है माध्यम का अपवर्तनांक, n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, नंबर एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और नंबर दो सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर n का मान सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में होता है। यानी जैसे प्रकाश की किरण यहाँ वायु से कांच में चल रही है, यहाँ पर पहली स्थिति में अगर देखें तो यदि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो जो साइन आई अपान साइन आर होगा वो होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको लिखते हैं ए एन जी, सापेक्ष अपवर्तनांक ए एन जी। इसको कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में चल रही है तो साइन आई अपान साइन आर का मान जो होता है वो एक अपवर्तनांक को बताता है, जिसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और वो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसी को आप दूसरी तरह से लिखना चाहें तो प्रकाश की किरण यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो साइन आई अपान साइन आर का मान क्या जाता है? 1n2 होता है, और इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो साइन आई अपान साइन आर
इक्वल टू होता है 1n2। यहां पर 1n2 जो होता है वो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात अगर करें तो यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता हो, यहां पर वायु से किसी माध्यम में प्रवेश किया, वायु से कांच में, कांच से वायु में, तो यहां पर दोनों कोई ना कोई माध्यम है। लेकिन जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में साइन आई अपॉन साइन आर का मान जो होता है वो यन होता है, और ये यन जो होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आगे लिखेंगे यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाता है एन, और ये एन जो होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहां से हमने सापेक्ष अपवर्तनांक को देखा और निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखा। निरपेक्ष अपवर्तनांक तब होता है जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में चलती है और उस स्थिति में साइन आई अपॉन साइन आर का मान निकालते हैं, तो वो जो आता है वो यन के बराबर कहते हैं उसको, और वो होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरी स्थिति होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ऐसी स्थिति में साइन आई अपॉन साइन आर का मान 1n2 लिखते हैं, और उसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या उसी को दूसरे रूप से अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यदि प्रकाश वायु से कांच में चल रही है तो ऐसी स्थिति में साइन आई अपॉन साइन आर का मान ANG होगा, जिसको हम देख चुके हैं। ANG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यहीं पर अगर इसके विपरीत स्थिति को देखा जाए तो यदि प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रही होती है तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान हो जाता है GNA। तो क्या लिखेंगे कि यदि प्रकाश कांच से वायु में चल रही होती है तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में, पहला माध्यम क्या है कांच है तो G, और दूसरा माध्यम क्या है एयर है, क्या कहता है GNA। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू GNA यहाँ पर होगा तब जब प्रकाश कांच से वायु में चलेगी, और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ANG तब होगा जब प्रकाश वायु से कांच में चलेगी। तो इस तरह से हमने आज प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित नियम, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक एवं माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो के लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप साइंस की तैयारी करते रहें। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।